सो चलते हैं आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। जो केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है, ये चैप्टर लास्ट वाला इसका लास्ट वाला लेक्चर है। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट लेक्चर चल रहा है जिसमें हम लोग रिवीजन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो मैं पहले आपको बताऊंगा, वो आपको सिखाऊंगा और फिर उसके बाद, मतलब सिखाऊंगा मतलब पहले से तो हो गया है, सिर्फ रिवाइज कराऊंगा। और उसके बाद मैं जो बात करूंगा वो एक्सरसाइज क्वेश्चन के ऊपर, दैट विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। और ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी विल टेक इट ओवर हियर एंड वी विल सॉल्व। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज का एजेंडा क्या है। आज का जो हमारे सेशन का एजेंडा है वो है रिवीजन on revision and exercise. Okay, so this is our agenda of the session. आज की जो हमारे सेशन का एजेंडा है वो रिवीजन करना है हमको और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलते हैं। पहले रिवीजन के कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं मैं आप सबको कि रिवीजन क्या है, रिवीजन क्या क्या करना है हम लोग को, कौन कौन से टॉपिक को रिवाइज करना है। सो अगर हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करेंगे, जैसे व्हाट इज इक्विलिब्रियम, फिर homogeneous and heterogeneous equilibrium. Hi Akhilesh, good evening. Good evening Akhilesh. Homogeneous and heterogeneous equilibrium को हम डील करेंगे। फिर तीसरा चीज है, हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे आज के रिवीजन में। ठीक है, ये सिर्फ आउटलाइन होगा, मैं सिर्फ रिवाइज करूंगा इसको और कुछ नहीं, इसके बारे में ज्यादा डिटेल हम लोग नहीं जाएंगे। फिर हम लोग केसी एंड केपी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी, इनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिवीजन के हमने हमारे पॉइंट रहेंगे। वी आर गोइंग टू डील रिवाइज ऑन दिस थिंग एंड देन विल स्टार्ट द एक्सरसाइज के क्वेश्चन। फिर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है अखिलेश, अखिलेश गुड इवनिंग, कैसे हो बेटा आप, क्या चल रहा है? कल का जो सेशन था अखिलेश, कल जो कंपटीशन सेशन था, कल एक्चुअली हम लोगों ने कंपटीशन सेशन था ना, संडे को, हर संडे को कंपटीशन सेशन रहता है। तो 10 क्वेश्चन का कंपटीशन सेशन था और उसके पहले तो तुम थे ही, तो आपका कुछ मिस नहीं हुआ, डोंट वरी, आपका कुछ मिस नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं सिखाया बेटा अखिलेश, उसमें सिखाया नहीं, सिर्फ वहां पे प्रैक्टिस के लिए कंपटीशन सेशन होता है। आप तो इसके पहले वाले कंपटीशन सेशन ज्वाइन कर ही चुके हो, तो आपको पता है। ठीक है, तो पहले चलिए बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम की। पहले इक्विलिब्रियम क्या है? Equilibrium. What is equilibrium? Equilibrium is what? Equilibrium. Equilibrium में हमने पढ़ा था कि a reaction in which rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. ठीक है, हमने ये चीज पढ़ी थी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम लोग बोलेंगे कि रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। ये बात हमें समझ में आ गई कि कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर कब होगा, जब उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। इसका मतलब क्या है कि जैसे ए से लेके ए प्लस बी बनता है आपका सी प्लस डी, तो ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये क्या हो गया आपका प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, इसको बोलेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड इसको बोलेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड। सो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन के जो अगर रेट है, अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उनको बोलेंगे, ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे वो इक्विलिब्रियम पे। अगर वो इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन जो है, रिएक्शन रिवर्सिबल तो है, रिवर्सिबल तो है लेकिन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जैसे कि एग्जांपल में अगर हम लोगों ने उस दिन ड्रॉ किया था, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि यहाँ से मान लीजिए एक फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है
और एक और बैकवर्ड रिएक्शन आ रहा है। एक सर्टेन टाइम आएगा, ये देखिए एक रेंज है, ये जो रेंज है जहां पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, इक्वल है, इनको बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। और ये जो स्टेट है उसको ही हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट है। दिस स्टेट इज ओनली द इक्विलिब्रियम स्टेट, यही स्टेट को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट है। ठीक है। हाय अनुज, गुड इवनिंग। अनुज गुड इवनिंग, कैसे हो बेटा? कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? अनुज तुमने पूछा था कल कि हम लोग एक्सरसाइज कब करेंगे, देखो आज हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो थोड़े से मैं रिवीजन कर रहा हूँ ताकि कंटेंट आपके रिवाइज हो जाए और फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है अनुज, मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठें ताकि कोई चीज, कोई इंपॉर्टेंट चीज है उसको लिख लिया करें तो ताकि रिवाइज हो जाए। ठीक है, जब आप एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना बैठेंगे, तब आपको ये सब लगेगी। ठीक है, सो चलिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को इक्विलिब्रियम बोलते हैं हम लोग, और रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड, और मैंने बता दिया कैसा होता है। डायग्राम में भी कभी कभी आता है बेटा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि एक दूसरे को क्रॉस करें, कभी कभी आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे भी दे देगा और पूछेगा कि ये इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं, जैसे ये देखो ऐसे आगे और ये दूसरा वाला ऊपर से ऊपर आ जाएगा तो भी ये इक्विलिब्रियम है। देखो ये रेंज है जहां पे से दोनों के फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल हो जाए। तो ये जरूरी नहीं कि एक दूसरे को क्रॉस करने चाहिए, ऐसा नहीं है। ये कभी कभी ऐसा होता है कि ये एक दूसरे को, एक बड़ा वाला क्रॉस कर देता है, दूसरा छोटा ही क्रॉस किया लेकिन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया। समझ में आ गया? तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, हमको इससे मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, कितना चेंज होके आया है, कितना नहीं चेंज हो, उससे हमको लेना देना नहीं है। ठीक है, कल कंपटीशन इसी इसी चैप्टर का था, इक्विलिब्रियम चैप्टर का ही था। आज मैं बीच में करा दूंगा क्वेश्चन, अखिलेश बीच बीच में ना मैं वो क्वेश्चन पूछ लूंगा जो उस वक्त क्वेश्चन पूछा था, ब्रेकआउट्स में पूछ लूंगा, तो फिर आप थोड़े आंसर दे लीजिएगा, फिर आपका कोई मिस नहीं हुआ रहेगा। ठीक है, हाँ। तो पहली चीज हमने सीख ली इक्विलिब्रियम क्या होता है। दूसरी चीज हम लोग को सीखना है कि इक्विलिब्रियम जो होता है, इक्विलिब्रियम उसका कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, के से। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सीखने से पहले हमको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तो कितने बार मैंने बता चुका हूं तो याद याद रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of reactant, product of active masses of reactants raised to its stoichiometric coefficient. Its stoichiometric coefficient. So rate of any reaction is directly proportional to product of active masses of reactant raised to its stoichiometric coefficient is called as the rate of reaction. Mathematically इसको कैसे लिखेंगे? Mathematically we can write it like this way: rate of reaction R is directly proportional to, suppose if you are having A plus B gives out product, हमको प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, आउटपुट से मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है रिएक्टेंट कौन सा है। सो रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब वो वाला प्रोडक्ट नहीं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिएक्टेंट, concentration of reactant is what, A and B raised to its stoichiometric coefficient x and y, or you can say here 1 and 1, so here you put 1 and 1. ठीक है, this is what the law of mass action, this is what the law of mass action. अगर आपको कोई एक रिएक्शन दे दिया जाए, मान लीजिए आपके पास कोई एक रिएक्शन है AA plus BB gives out product CC plus DD, so by applying law of mass action, आप क्या कर सकते हो, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द केसी,
Kc is equal to concentration of product upon concentration of reactant। ये चीजें याद रखनी है आपको। प्रोडक्ट कौन है बेटा? ये देखिए प्रोडक्ट है, और ये देखिए ये क्या है? रिएक्टेंट है। अब क्या लिखोगे? Kc इज इक्वल टू, प्रोडक्ट क्या है देखो, C रेस टू C, so concentration of C raised to C, D raised to D upon concentration of A raised to A, B raised to B। तो ये हमारा Kc निकल गया, ठीक है। और इसी के दम पे हम Kp भी लिख सकते हैं। Kp इज इक्वल टू, ये कॉन्सेंट्रेशन का जो ब्रैकेट है, जो ब्रैकेट है कॉन्सेंट्रेशन का, उसको न लिख के हम लोग क्या लिखेंगे? प्रेशर ऑफ C रेस टू C, प्रेशर ऑफ D रेस टू D अपॉन प्रेशर ऑफ A रेस टू A एंड प्रेशर ऑफ B रेज टू B। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया Kp का। ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं लिखना है, ब्रैकेट की बजाय ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज फॉर कॉन्सेंट्रेशन। याद रखिएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट किसके लिए यूज होता है? कॉन्सेंट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज होता है और हम लोग Kp लिख लेंगे। तो ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखना है, सिर्फ मैं रिवाइज करा रहा हूँ, टू द पॉइंट बता रहा हूँ कि हाँ ये चीजें होती हैं जिनको आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, तो Kp कैसी समझ में आ गया, लॉ ऑफ मास एक्शन समझ में आ गया। फिर हमने समझ लिया कि होमोजीनियस हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम भी बहुत जरूरी है, इसको भी थोड़ा सा आप सीख लीजिए। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए A प्लस बी है और आपको मिल रहा है C प्लस डी। तो अगर ये गैस है और ये गैस है, गैस के साथ गैस को मिक्स किया तो आपका प्रोडक्ट भी गैस और गैस आ गया। ये क्या है? सारे सेम फेज में है ना, same phase, they belongs to same phase, and as they are same phase, what you can say, they are at equilibrium, they are at equilibrium। ठीक है, तो ये क्या है? इक्विलिब्रियम पे है। और कौन सा इक्विलिब्रियम पे है? विच इक्विलिब्रियम दे डू हैव? होमोजीनियस, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम है इनका? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। एंड होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है? ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें सेम फेजेस हों, इनके फेजेस क्या रहना चाहिए? सेम होने चाहिए, तो इनको बोलेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ऐसे ही हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम आता है। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जिनके फेजेस सेम नहीं होते। ठीक है, तो इतना सा कॉन्सेप्ट था, और कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट तो नहीं था। हमने केसी केपी का देख लिया। यस, रिलेशनशिप में थोड़ा बता देता हूँ, केसी केपी का रिलेशन, ये भी बहुत काम का है। ठीक है, केसी केपी का रिलेशन थोड़ा देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी, रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी। केसी एंड केपी का रिलेशनशिप हम लोग को बनाना है। क्या बनाना है? रिलेशनशिप। केसी और केपी का रिलेशनशिप बताना है। अब देखो कैसे होता है। अब केपी आपको पता है, केपी इज इक्वल टू पी सी रेस टू सी एंड पी डी रेस टू डी अपॉन पी ए रेस टू ए एंड पी बी रेस टू बी। ये आपको पता है, केपी का वैल्यू पता है। ठीक है, अगर आपको केपी का वैल्यू पता है, पी सी रेस टू सी, पी डी रेस टू डी एंड पी ए रेस टू ए, पी बी रेस टू बी, एकदम आसान है। केपी का वैल्यू पता है तो आपको ये भी बात पता होगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये बात पता है, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? एनआरटी। ये चीज पता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और जब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पता है, अखिलेश ध्यान पे दीजिएगा सब लोग, मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूं ताकि आप सभी को फ्यूचर में दिक्कत ना हो। ठीक है, सो पी इज इक्वल टू एनआरटी, तो पी इज इक्वल टू क्या करेंगे बेटा? एन बाई वी आर टी। हमने सीखा है कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब एन बाई वी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। वी कॉल इट एज अ व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या इसको कॉन्सेंट्रेशन नहीं बोलेंगे? यस बोलेंगे, ऑफ कोर्स इसको कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। तो अगर अगर यही चीज प्रेशर ऑफ ए होता, तो प्रेशर ऑफ ए होता तो नंबर ऑफ मोल्स भी ए का रहता अपॉन वी इंटू आर टी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वी इंटू आर टी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन वी इंटू आर टी, क्या हम इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉन्सेंट्रेशन। So we can write number of moles per unit volume of concentration. So we can say concentration. So concentration के लिए हम लोग ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, ये वाला concentration of A and RT।
क्या आ गया, पीए, ये पहली वैल्यू आ गई आपकी, पीए की वैल्यू आ गई, पीए की कॉन्सेंट्रेशन इनटू आरटी। ऐसी अगर पीबी का निकालोगे, अगर यहाँ पे पीबी लिख के निकालोगे तो क्या आएगा आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टी आ जाएगा। फिर पीसी का निकालोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर टी आ जाएगा। पीडी का निकालोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर टी आ जाएगा। ठीक है बच्चा, ये चारों चीजें आ जाएंगी आपकी। अब देखिए पी ए, पी ए, पी बी, पी सी, पी डी, इस इक्वेशन के अंदर इन सब की वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। और जब पुट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, के पी इज इक्वल टू, पीसी की वैल्यू क्या आई हमारी बेटा, सी आर टी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड आर टी द टोटल रेज टू सी। फिर ऐसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर टी टोटल रेज टू डी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आर टी टोटल रेज टू ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टी टोटल रेज टू बी। ऐसे लिख लिया हमने। फिर क्या होगा, टेक आर टी कॉमन, आर टी को कॉमन ले लीजिए, के पी इज इक्वल टू, मैं देखिए वापस इस चीज को बता रहा हूं, इसका एक ही मकसद है मेरा कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये फॉर श्योर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और ऐसा केस जब आप अटक जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं वापस बता रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छे से आ जाए। सी रेस टू सी, डी रेस टू डी इंटू आर टी कॉमन ले लिया आपने तो सी प्लस डी हो गया, डिवाइडेड बाय ए रेस टू ए, बी रेस टू बी, और इसमें फिर से आपने आर टी कॉमन ले लिया तो ये हो गया ए प्लस बी। सी प्लस डी को मान लीजिए एन टू और इसको मान लीजिए एन वन, तो क्या लिखेंगे आप, ये पूरा टर्म क्या हो गया, के सी, ध्यान से देखिए इसको तो समझ में आ जाएगा, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी एंड ए रेस टू ए बी रेस टू बी, ऐसा करके देखोगे तो इसको आर टी को ऊपर ले जाओगे तो एन टू माइनस एन वन हो जाएगा, एन टू माइनस एन वन। इसको लिखोगे के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी डेल्टा एन, ये आपका फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूला के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे थे, इतना सारा मेथड किया कि, लेकिन ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल आएंगे, इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन आएंगे, और एग्जामिनेशन में ये डेरिवेशन भी बहुत बार पेस्ट किया है। बिलीव मी, इस बार का कोविड है तो आई डोंट नो कि इतना इस टाइप का इस लेवल का क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट, ये जो केसी का कॉन्सेप्ट है, आप ये पीवी को एनआरटी का कॉन्सेप्ट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको फिर से केमिकल काइनेटिक्स, आयनिक इक्विलिब्रिया जो कि 12th ग्रेड में है, वो सब में इस्तेमाल आने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये एकदम नया टॉपिक नहीं है। मैं सिंपल आपको एक सजेस्ट करूंगा कि ये ऐसा टॉपिक है कि जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा काम का रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो मैंने डिस्कस कर दिया। इक्विलिब्रियम डिस्कस किया, हेटेरोजेनियस होमोजेनियस, लॉ ऑफ मास एक्शन, रिलेशनशिप, और सारी चीजें हमने मेन जो हमारे टास्क थे उस टास्क को खत्म कर लिया। अब चलिए हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज का हमारा टास्क में वो भी है एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो अगर आप लोग कहें एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे जाने से पहले आपके साथ एक दो ब्रेकआउट्स हो जाए, एक दो ब्रेकआउट्स हो जाए, आप क्या बोल रहे हैं? यस, यस, वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट आई नीड, वही वाली एनर्जी चाहिए बेटा। ठीक है, सिर्फ 2 सेकंड दीजिए, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके प्रस्तुत होता हूँ। ठीक है, तो जस्ट अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी फाइंड द क्वेश्चन फॉर यू एंड जस्ट कम बैक। सो कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको देखते हैं। चलिए देखिए, इसको, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये मैंने बॉन्डिंग से निकाल दिया क्या? ये रहा आपका क्वेश्चन। यस, चलिए एकदम इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। इसको आंसर दीजिएगा जरा। ये आपको मैं देता हूँ इसके लिए, चलिए 90 सेकेंड्स देता हूँ इसके लिए, और इजी क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा इसको। बहुत इजी है, बहुत इजी। जो बच्चा कल प्रेजेंट होगा तो वो तो आसानी से आंसर कर देगा। कल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक अंकिता के लिए काफी इजी लगेगा, क्योंकि अंकिता कल थी, और उसके लिए इजी लगेगा ये क्वेश्चन। A reaction is reversible because
एक रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। क्यों रिवर्सिबल होता है, इसका कारण क्या है? वाह, चलिए देखते हैं कितने कितने बच्चों ने आंसर दे दिया है। ठीक है, वाह, लग रहा है किसी बच्चे ने गड़बड़ कर दिया। अखिलेश, आंसर प्रोडक्ट्स आर स्टेबल नहीं बेटा। अगर प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा, आप खुद बताइए मुझे कि कोई प्रोडक्ट अगर स्टेबल है, मान लीजिए कि ए प्लस बी मिलके क्या बना रहा है, आपको ए बी बन रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ए प्लस बी जो है वो मिलके क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। ऐसा कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और वापस उससे रिवर्सिबल है। इसका मतलब क्या होता है कि ए प्लस बी से ए बी बना, लेकिन 100% नहीं बना। 100% कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हुआ। यही रीजन था कि ए बी वापस बन रहा है। यहाँ इसका मतलब ये नहीं, अगर प्रोडक्ट स्टेबल हो जाता, प्रोडक्ट हैप्पी हो जाता, जस्ट अंडरस्टैंड, इफ इट बिकम्स हैप्पी, व्हाई इट विल गो बैक, इट विल नॉट गो, ये वापस नहीं जाएगा अगर हैप्पी हो जाएगा तो प्रोडक्ट इज अनस्टेबल, वी कैन से प्रोडक्ट इज स्टिल रिएक्टिव, स्टिल रिएक्टिव। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी था, ऑप्शन नंबर जो बी था वो ही आंसर था। अखिलेश, अखिलेश समझ में आ रहा बच्चा? समझ में आ रहा है कि ए प्लस बी जो ऐड किए, कभी भी आप याद रखना, कोई भी चीज अगर रिवर्सिबल है तो इसका मतलब उसका प्रोडक्ट 100% स्टेबल नहीं है, उसका प्रोडक्ट अभी भी रिएक्टिव है, इसीलिए वो वापस रिएक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने एक और दिखाता हूँ, इसी टाइप का सिमिलर काइंड ऑफ, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ 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 हाँ। ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए अब एक और क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देखिएगा ध्यान से, और इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं, इसको आप कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। I'm asking, I'll give you time, a specific time, that is 90 seconds, and आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन को। काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ मैं पहले बता देता हूँ, when a system is a plus b, यहाँ पे एरो है, gives c plus d, ठीक है। एरो एरो बीच में रहता है ना रिएक्शन वाला, वो एरो है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है और इसको ध्यान देना है। थोड़ा सा सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, उसमें आपको समझना है कि क्या होता है रिएक्शन में जब a प्लस बी रीच टू द इक्विलिब्रियम। जब रिएक्शन पे चलते इक्विलिब्रियम पे जाता है तो फिर क्या होता है, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है या नहीं स्टॉप होता है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। यस, यहाँ पर देखिए, नाइदर द फॉरवर्ड नॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, यहाँ पे ये सही है। फॉरवर्ड रिएक्शन हैज स्टॉप, अगर आप बताइए कि फॉरवर्ड रिएक्शन अगर रुक जाएगा, अच्छा आप शायद इस तरीके से सोच रहे होंगे, मैं मुझे थोड़ा बताना चाहिए यहाँ पर। ए प्लस बी से अगर मान लीजिए कि सी प्लस डी बनता है, और ये मैं बोल रहा हूँ ये रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पे। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन से बैकवर्ड रिएक्शन बन गया और बैकवर्ड से फॉरवर्ड बन रहा है, तो आपको क्या लगता है, फॉरवर्ड बन के स्टॉप हो जाता है और फिर बैकवर्ड बनता है? नो डियर, ये एक ऐसा प्रोसेस है। आप इमेजिन कीजिए कि जैसे जैसे आप ये ऐसा समझिए, आपको मैं एक अदर तरीके से बताता हूँ तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास दो बल्ब है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक ये लगा के रखे, टैप है, टैप, दिस इज द टैप, ओके, दिस इज द टैप। एंड यहाँ पर पूरी लिक्विड भरी हुई है, अच्छे से लिक्विड भरा हुआ है, ऐसा पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ऐसा लिक्विड भरा हुआ है। आपने टैप को ओपन किया, आपने क्या किया बच्चा, टैप को ओपन किया, और जैसे टैप को ओपन करोगे, यहाँ से हायर लेवल से लोअर लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मटेरियल का ट्रांसफर होगा। और जब मटेरियल ट्रांसफर हो जाएगा तो आपको कई इमेज मिलेंगे। आप बताइए कौन सा इमेज सत्य होगा, सही होगा? ये एक इमेज ऐसा बन जाएगा, ये पूरा भर जाएगा और एक पूरा खाली हो जाएगा। दूसरा इमेज ये रहेगा कि ये आधा भरेगा और आधा खाली रहेगा, ऐसा वाला। तीसरा इमेज रहेगा कि दोनों भर जाएगा, दोनों पूरी तरह से भर जाएगा, ऐसा। कौन सा इमेज सही है? इमेज वन, इमेज टू, इमेज थ्री। आप बताइए कौन सा इमेज सही है इसमें से? विच इमेज विल बी फॉर्म्स इक्वल?
मीन्स विच इमेज यू विल गेट। इसमें पूरा भर गया है, एक में दोनों बल्ब भर जाएगा, एक में एक बल्ब पूरी तरह से भर जाएगा, एक में आधा आधा भरेगा, ऐसा आधा, हाफ हाफ ऑफ विल फिल। टेल मी, बताइए ये चीज, तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। बताइए बताइए फटाफट। हाँ, एक आंसर आया है, हाफ वाला। यस, हाफ वाला रहेगा बेटा, ये वाला जो हाफ वाला है ना, ये इमेज बनेगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड, मैंने बोला ना ये लिक्विड है और ये दूसरा लिक्विड है, दोनों लिक्विड है, गैस नहीं, गैस रहेगा तो दूसरा इमेज बनेगा, ये वाला थर्ड वाला। तो अगर लिक्विड है और आपने देखा कि हाफ हाफ बन गया, अब ये हाफ बन गया बेटा, हाफ बन गया, इसका मतलब ये नहीं है कि लेफ्ट से राइट जाना और राइट से लेफ्ट जाना रुक गया है। नहीं नहीं नहीं, जब कोई चीज इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है, जैसे ए से बी बन रहा है, तो ए से बी एक बार बन गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ए से बी बनना बंद हो गया। नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या हो गया कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा था, अभी भी जा रहा है, लेकिन राइट से लेफ्ट की तरफ भी उसी स्पीड से आ रहा है, इसीलिए हमको पता नहीं चल रहा है, इसीलिए हमें पता नहीं चल रहा है। जैसे आप पैरेलल ट्रेन चल रही है, पैरेलल पैरेलल आपकी ट्रेन चल रही है, आप यहाँ बैठे हुए हो और आपकी दूसरी वाली साइड, दूसरी पटरी पे भी ट्रेन चल रही है, अगर वो भी ट्रेन एक ही स्पीड से चले, आप ही के एग्जैक्ट स्पीड से चले, तो आपको क्या लगेगा कि ट्रेन रुकी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि चल नहीं रही है, वो भी चल रही है, दोनों ट्रेनें चल रही है, नाइदर वन स्टॉप नॉर अनदर वन स्टॉप। सो यहाँ के इस केस में आपको लगेगा सिर्फ कि रुका हुआ है, नो नेट चेंज विल बी ऑब्जर्व, बट द चेंज इज हैपनिंग, but the like the forward and backward reaction have never stopped. Okay, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब कभी भी कोई रिएक्शन ए से बी या बी से ए, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन के इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है, तो इक्विलिब्रियम पे भी रिएक्शन चलते रहता है। सिर्फ क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड है सेम होने की वजह से हमको उसका फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको लूंगा ताकि काफी अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए एक बीकर है, इस बीकर में मैंने पानी ले लिया, क्या ले लिया? पानी। और मैंने यहाँ पर बर्नर लगा के इस पानी को गर्म कर रहा हूं, और मैंने बर्नर इस तरीके से सेट किया है कि 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में क्या हो रहा है कि 10 डिग्री टेम्परेचर राइज होगा, 10 डिग्री हीट मिलेगा, 1 मिनट में 10 डिग्री हीट मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने बर्नर सेट किया है। लेकिन यहां पर मैंने वैसे ही उसी टाइप का इसको ओपन वेसल रखा है, तो यहां से हवा आ रही है, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, और ये जो हवाएं हैं वो हवाएं भी 1 मिनट में 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कूल कर रही हैं, कूलिंग कर रही हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां से लेफ्ट टू राइट, okay, from heating, if you're heating, it is increasing with 10 degrees celsius, I understand, but that it is decreasing also 10 centimeter, sorry 10 degree celsius, मतलब a से b में 10 डिग्री क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। तो b से c में, b से a में 10 डिग्री डिक्रीज भी हो रहा है, एक जगह राइज हो रहा है तो दूसरी जगह डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हमने एक चीज ऑब्जर्व करी, हमने क्या ऑब्जर्व करी इसमें कि जब बी से ए में 10 डिग्री डिक्रीज हो रहा है और इसमें 10 डिग्री राइज हो रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी कि रिएक्शन इज नॉट हैपनिंग, रिएक्शन इज हैपनिंग, रिएक्शन इज हैपनिंग, बट नेट आउटपुट इज नॉट हैपनिंग, आउटपुट नहीं कुछ निकल रहा है। क्यों? रीजन क्या है नेट आउटपुट का? आउटपुट इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि लेफ्ट से राइट में जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही राइट टू लेफ्ट में फॉर्म हो जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको स्मार्टली टैकल करना है, आपको स्मार्टली हैंडल करना है। ठीक है अखिलेश, समझ में आ रहा बच्चा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। हाय दीपेंद्र, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? दीपेंद्र, आज की जो क्लास है वो एक्सरसाइज की क्लास है, हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो पुराने जो टॉपिक हमने डिस्कस करे हैं, जो चैप्टर कंप्लीट किए हैं, ये वाला इक्विलिब्रियम वाला, उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को और आगे कंटिन्यू करते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज क्वेश्चन। सो हियर इज द एक्सरसाइज क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू।
चलिए मिल के सॉल्व करेंगे बेटा, एकदम ज्यादा पैनिक नहीं होना है, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई विल बी एक्सप्लेनिंग हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप जब रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यस क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द इक्विलिब्रियम H2O which is in liquid and H plus which is in aqueous, H2O which is in liquid and H plus which is in aqueous plus OH, मतलब H2O है वो डिसोशिएट हो रहा है किसमें, H plus and OH माइनस में, और इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब ये जो इक्विलिब्रियम है, ये जो इक्विलिब्रियम है, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये जो इक्विलिब्रियम है ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये आपको आंसर बताना है। तो ये इक्विलिब्रियम जो है, अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, दिस इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जो इक्विलिब्रियम, ये ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें एक का कंसंट्रेशन में आप चेंज करोगे तो सडनली इट विल एडजस्ट एंड रीच टू अनदर लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, सम न्यू इक्विलिब्रियम इट विल फॉर्म। मतलब इक्विलिब्रियम ये टूटने वाला इक्विलिब्रियम नहीं, ये हमेशा फिक्स रहने वाला इक्विलिब्रियम है। इट्स अ डायनामिक इन नेचर। डायनामिक इन नेचर मतलब इट विल रीबिल्ड द न्यू इक्विलिब्रियम, ये क्या करेगा, नया इक्विलिब्रियम को जनरेट कर देगा, रीबिल्ड कर देगा, ठीक है। इट विल रीबिल्ड द न्यू इक्विलिब्रियम, सो दैट्स व्हाई द नेचर इज डायनामिक इन नेचर। जस्ट कीप इन माइंड दैट ये जो इक्विलिब्रियम है वो डायनामिक नेचर है, ये आपको याद रखना है। बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। बी वाला क्वेश्चन आप अपने टेक्स्ट बुक में मार्क कर लीजिए, रख लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे, जो आपको काम आएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बी वाला। For the equilibrium, A is giving out B plus 2B plus heat। मान लीजिए एक रिएक्शन है आपके पास, इसको मैं मिटा देता हूं, ऊपर वाला थोड़ी जगह हो जाएगी मेरे पास। सो मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है A, जो कि रिएक्ट होके क्या बन जा रहा है, 2B, और वो हीट भी रिलीज कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हीट भी रिलीज कर रहा है। अगर हीट रिलीज कर रहा है, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो पहले इक्वेशन को देख के मैं समझ जाऊंगा कि जो दिया हुआ इक्वेशन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। कैसे, क्योंकि हीट तो रिलीज हो रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल इंक्रीजेस इफ, ए मॉलिक्यूल का नंबर कब इंक्रीज होगा, ए मॉलिक्यूल मुझे बढ़ाना है बेटा, ए को मुझे बढ़ाना है, आई वांट टू इंक्रीज ए, मुझे ए की क्वांटिटी को बढ़ाना है। तो कब ऐसा बढ़ा सकते हैं हम लोग, तो याद करो मैंने एक चीज सिखाई थी, इम्पैक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर, इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर, इम्पैक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड कैटलिस्ट, ये 4 चीजें मैंने सिखाई थी उस दिन, याद है। तो मैंने बताया था कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तब कूल करोगे अगर, तब कूल करोगे अगर तो प्रोडक्ट बढ़ता है, याद करो इस चीज को। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो और आप कूल कर रहे हो, कूल कर रहे हो, तो क्या बढ़ता है बच्चा, आपका प्रोडक्ट बढ़ता है, प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। और जब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो आप हीट करते हो ना, तो प्रोडक्ट बढ़ता है। प्रोडक्ट इंक्रीज कब होता है, प्रोडक्ट वैल्यू इज इंक्रीजेस व्हेन इफ इट इज एंडो, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन है और आप हीट कर दो तो प्रोडक्ट बढ़ेगा और रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है। ये इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको काम आने वाली चीज है, ये हमेशा काम आएगी। तो ए इज गिविंग आउट 2B प्लस हीट, इसका मतलब मुझे क्या बढ़ाने को बोल रहा है, रिएक्टेंट बढ़ाने को बोल रहा है। और मैंने बोला कि जब मैं कूल करूंगा, एक्सो है इसका मतलब कूल करूंगा, उल्टा काम करूंगा, तब जाके 2B बढ़ेगा। तो मैं हीट कर देता हूं ना, और हीट कर दूंगा, और हीट कर दूंगा तो क्या बढ़ेगा, if I heat more, what will increase, A value will increase, okay, so I need to heat it more, okay, so इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए टेम्परेचर इंक्रीज। क्या करूंगा मैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा। जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो 2B कम बनेगा और ये ज्यादा बनेगा। कितने बच्चों को डाउट है बेटा, इसको प्लीज बताइए मुझे, प्लीज, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम हॉट स्टार क्वेश्चन है। आई एम टेलिंग यू दिस क्वेश्चन इज रियली रियली वंडरफुल क्वेश्चन, दिस इज गोइंग टू बी आस्क्ड, ये पक्का आने वाला है। अखिलेश समझ में आ गया बच्चा, समझ में आ गया, ये इंपैक्ट ऑफ द प्रेशर है, बिल्कुल याद रखना, इंपैक्ट ऑफ टेम्परेचर है एंड द बी इज द आंसर फॉर दिस। फर्स्ट वाले का ए वाला आंसर था। सारे लोग आप क्वेश्चन में लिखते जाइए, मार्क करते जाइए, जो कि आपको बहुत ही काम आने वाला है।
सी वाला क्वेश्चन चलते हैं, सी वाला काफी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है बेटा, इसको भी रीड कीजिए एक बार, देखिए कि कितना वंडरफुल क्वेश्चन है सी वाला। सी वाला क्वेश्चन देखिए, फॉर द इक्विलिब्रियम, किसी भी इक्विलिब्रियम के लिए मान लीजिए इक्वेशन क्या है, Cl2 प्लस 2NO, ओके, Cl2 प्लस 2NO gives out 2NOCl, 2NOCl। मान लीजिए, देखिए इसको ध्यान से देखेंगे अगर आप इस रिएक्शन को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि Cl2 देखिए गैस मॉलिक्यूल था, दूसरा गैस मॉलिक्यूल था, मतलब इमेजिन कीजिए कि दो दो अलग अलग गैस मॉलिक्यूल से ऐसे दूर दूर थे, इनको आपने मिलाया और मिला के आपको एक जगह ये लोग आ गए, एक जगह आ गए गैस मॉलिक्यूल, एक जगह आ गए, आए कि नहीं आए, देखो दो जगह इनको इनको मिलाया तो आपने एक जगह आ गया ना, जुड़ गए ना, एसोसिएशन हो रहा है ना, वो फार नहीं जा रहे, दे आर नॉट गोइंग फार, दे आर कमिंग क्लोजर, दैट वी शुड कीप इन माइंड। सो NOCl, the concentration of NOCl will increase if the equilibrium is disturbed by, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, NOCl का कॉन्सेंट्रेशन कब बढ़ेगा बेटा, NOCl का कॉन्सेंट्रेशन कब बढ़ेगा, व्हेन इट विल इंक्रीज। तो पहली बात मैंने बताया था, याद है, एडिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, जब रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को हम बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली आउटपुट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आउटपुट ज्यादा। एडिंग NOCl नहीं बेटा, NOCl तो प्रोडक्ट है ना बच्चा, NOCl तो प्रोडक्ट है ना, उसमें ऐसा आप क्या करोगे कि आपका आउटपुट बढ़ेगा, आपको आउटपुट बढ़ाना है तो NOCl ऐड करने से नहीं, NOCl ऐड करोगे फिर से इक्विलिब्रियम को एडजस्ट कर देगा वो, आपको उसी इक्विलिब्रियम में बढ़ाना है, ठीक है। Adding the reactant, yes, adding addition of the reactant, and if you'll add the reactant, it means option number A is the correct answer. A is the correct answer. Okay, so for the equilibrium, the concentration of NOCl will increase if the equilibrium is disturbed by addition of chlorine. If you add the chlorine, the reactant will increase, concentration will increase, output will be increasing. बात समझ में आ रही है, बिल्कुल इजी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका डी वाला, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, जिस बच्चे को फॉर्मूला पता होगा वही बच्चा कर पाएगा, थोड़ा सा ये अलग है, थोड़ा ट्रिकी है, इस डी वाले को थोड़ा पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थियोरी मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर पाएंगे, ठीक है, रिलेशन पता है तो आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp, अभी मैंने लिख के दिखाया था Kc एंड Kp फॉर द रिएक्शन AB is equal to 2CD, C plus D, ठीक है। Kc और Kp का रिएक्शन है, और कैसे लिखना है देखो मैं लिख के दिखाता हूं, Kp is equal to Kc into RT डेल्टा N, याद है आप सबको, ऐसे हमने किए थे, RT डेल्टा N, ऐसे हमने किए थे ना, RT डेल्टा N, ठीक है, RT डेल्टा N, यस, आफ्टर एडिंग द प्रोडक्ट, ये तो पुराना बात है, ठीक है। So what we have done, we have done just over here, यहाँ पे हमने एक चीज देखी कि Kp is equal to Kc into RT डेल्टा N, RT डेल्टा N के हिसाब से अगर जाओगे तो आपका आउटपुट क्या आने वाला है, आपका आएगा Kc is equal to Y into Kp, Y is a constant term for it, Y is used for constant term for this, okay, so this is the correct answer, दिस इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ए क्यों, क्योंकि इधर y जो है ना बेटा RT डेल्टा N की जगह पे लिया हुआ चीज है, ठीक है, यही एक रिलेट करता है उससे, यही एक इक्वेशन है जो रिलेट करता है, बाकी कोई भी इक्वेशन रिलेट नहीं करता है, ठीक है। सो ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ई वाला क्वेश्चन अगेन इट इज बिकम्स इंपॉर्टेंट, फिर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ई वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, काफी इजी है, और आप लोग इसका आंसर बताएंगे मुझे, मैं आपको समय देता हूं इसके लिए, लेकिन आपको इसका आंसर बताना है। व्हेन वॉल्यूम ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन इज कार्बन प्लस H2O गिव्स आउट कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, एक रिएक्शन है जिसमें कार्बन को हम लोग हाइड्रोलाइज कर रहे हैं,
इसमें कार्बन को हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, दिखा रहा हूं बेटा लास्ट स्लाइड। So when volume of the equilibrium reaction, carbon plus water gives out carbon monoxide and hydrogen gas. This is the equilibrium. Is increased at constant temperature, the equilibrium will shift. Increased at constant temperature, equilibrium will shift. When the volume of the reaction, इसमें क्या इंक्रीज कर रहे हैं बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इफ यू आर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बिकॉज हमने फॉर्मूला पढ़ा है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये रूल किसने बनाया पता है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो चैप्टर नंबर 2 है आपका, स्टेट ऑफ मैटर, आई थिंक स्टेट ऑफ मैटर में है, ये आने वाला है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, ये कौन सा लॉ है, बॉयल्स लॉ। जब बॉयल्स लॉ आप लगाते हो तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो वो बोल रहा है वॉल्यूम हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, मतलब प्रेशर क्या होने वाला है बेटा, डिक्रीज होने वाला है। और जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो इसमें आउटपुट किधर जाएगा, बताइए जरा सोचिए, इस क्वेश्चन के लिए आउटपुट कहां जाएगा इसका। ओके, सो अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये वाला कंटेंट ज्यादा बनेगा ना, प्रेशर डिक्रीज होगा, दिस कंटेंट विल बी मोर बिकॉज दीज बोथ आर द गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड and hydrogen are the light gases, they will be far away, so product will be more. Okay, so it will shift from left to right, it will shift from left to right, it will increase, once you will increase it will shift from left to right, so keep in mind that, ये वाला भी पॉइंट याद रखिएगा। शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट नहीं बेटा, राइट टू लेफ्ट नहीं होगा, इट विल शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज दिस कंटेंट विल बी मोर, ये जो कंटेंट है वो ज्यादा बनेगा, ठीक है, ये जो कंटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस, इट विल फॉर्म मोर। ओके, इनमें ये जो गैसेस हैं, ये वाले में हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा नहीं बनेंगे, वो वाले दूसरे वाले बनेंगे ज्यादा, ठीक है। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अटेम्प्ट द फॉलोइंग जो क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को सॉल्व करना है इसको, अटेम्प्ट द फॉलोइंग वाले को। सो राइट द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ mass action. Okay, law of mass action, write the statement for the law of mass action. So law of mass action का statement क्या होगा, we know that law of mass action, लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे लिखेंगे, इसका डेफिनेशन आप अपने नोटबुक में चाहिए तो लिख लेना, काफी अच्छे तरीके से मैं लिख के दे रहा हूं, यहाँ पर अलग रंगीन कलर के पेन से लिखता हूं, अच्छे से आपको समझ में आएगा। द लॉ ऑफ mass action states that law of mass action states that the rate of chemical reaction, the rate of chemical reaction, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, एग्जामिनर का पक्का आता है, रिएक्शन at each instant is proportional to proportional to product of concentration of all the reactant, ठीक है बच्चा। देखो ये इसका डेफिनेशन है, सेम टू सेम आप एग्जाम में लिखना, फुल का फुल मार्क्स मिलेगा आपको, बिल्कुल मार्क्स कहीं डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन का डेफिनेशन क्या है, हमने देख लिया, लॉ ऑफ मास एक्शन का डेफिनेशन है, लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन एट ईच instant is proportional to the product of concentration of all the reactant. Let's say A plus B gives out product. So you will write rate is directly proportional to concentration of A and product of B. This is what.
दिस इज व्हाट द एग्जांपल आल्सो यू कैन कोट, ये एग्जांपल भी दे सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको काम में आ जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, मुझे मैं ये सजेस्ट करूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, मतलब केसी का इक्वेशन लिखना है बेटा, केसी का एक्सप्रेशन लिखना है। केसी का कैसे लिखोगे एक्सप्रेशन केसी का, तो वो भी आपको पता है, अच्छे से पता है ये केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। तो दूसरा वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नहीं लिखना है, वेट अ सेकंड, यहाँ पर लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में केसी इज इक्वल टू सी रेज टू सी डी रेज टू डी अपॉन ए रेज टू ए बी रेज टू बी। ये केसी का आपने एक्सप्रेशन लिख दिया। ठीक है, केसी का आपने एक्सप्रेशन लिख दिया। केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर केसी, केसी इज इक्वल टू सी रेज टू सी डी रेज टू डी ए रेज टू ए एंड बी रेज टू बी फॉर विच रिएक्शन, ए प्लस बी बी गिव्स आउट सी सी प्लस डी डी। इस इक्वेशन के लिए हमने ऐसा लिखा है। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी नोट डाउन कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का भी आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। सी वाला, डिराइव मैथमेटिकली द वैल्यू ऑफ केपी फॉर ए बी सी डी। ये इक्वेशन है, इसका मैथमेटिकली आपको वैल्यू डिराइव करना। कितना इजी काम है, देखिए कितना अच्छा इजी क्वेश्चन पूछता है ये। तो देखिए मैं बताता हूँ, केपी निकालना है, किसका निकालना है, रिएक्शन दिया है ए प्लस बी गिव्स आउट सी प्लस डी। और हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या ध्यान देना बच्चा, कि सारे के सारे गैस हैं, जो सॉलिड है उनको नहीं लिखेंगे। ठीक है, सारे गैस हैं तो उनको लिखेंगे। तो ए प्लस बी गिव्स आउट सी प्लस डी, इसका केपी लिखना। तो केपी इज इक्वल टू पी ऑफ सी रेस पी ऑफ सी पी ऑफ डी रेस टू क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि 1 1 है, कोई भी कुछ लिखा नहीं था तो मैंने ऐसे लिखा, पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी। कितना आसान है कि नहीं है, एकदम इजी है ना, ऐसा लिख लेना है। ठीक है, तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऐसे आप लिख लेना, केपी वैल्यू। बात समझ में आ रही, इजी लग रहा है, आसान है क्वेश्चन नंबर 3 का। फिर क्वेश्चन नंबर 4 डी का आंसर देखिए, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर केसी फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए केसी का आपको एक्सप्रेशन लिखना है। देखिए एक इक्वेशन ले लेते हैं, इसको फिर लिखेंगे, 2SO2 plus O2 gives out SO3। 2SO2 plus O2 gives out SO3। इसका क्या लिखना है बेटा, हमको केसी का एक्सप्रेशन लिखना है। देखो कितना आसान है, इसको लिखना कितना कितना इजी है, मैं लिख के दिखाता हूं। देखिए अभी हमारे पास है एक एक्सप्रेशन, लिख देता हूं मैं, 2SO2, ठीक है, एंड O2 gives out यूनिट नहीं लिखना बेटा, केसी लिखना है, केसी का एक्सप्रेशन लिखना है। 2SO3 एक्सप्रेशन लिखना है, यूनिट नहीं लिखना है अखिलेश। अब सही हो लेकिन यूनिट नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे केसी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट कौन है बेटा, ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन SO3 2 टाइम, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो मैंने रेस टू 2 कर दिया, डिवाइडेड बाय, अभी यहाँ पे SO2 है, कितने बार है बेटा, 2 बार है, तो इसका ब्रैकेट भी ऐसे स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगाना है, 2 टाइम, एंड O2 का कैसे लिखोगे, O2 ऐसे अब लिख दोगे। ठीक है, ये आपका केसी, ये लिखने को बोला है बेटा, क्वेश्चन में पढ़िए, एक्सप्रेशन फॉर केसी ये लिखने को बोला है। आप जो बता रहे हो अखिलेश वो है यूनिट, वो क्या है, यूनिट, इसका यूनिट आप जो बता रहे हो वो सही बात है, आप उसका यूनिट सही बता रहे हो। कि देखो यहाँ पे सी, इसका यूनिट लिखेंगे अगर तो कैसे लिखेंगे, सी स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू सी, ये हो जाएगा ये 1/c, जो कि तुम सही बता रहे हो। और 1/c मोल रेस टू 6 नहीं होगा अखिलेश, 1/c है ना, तो ये देखो c का मतलब क्या होता है, 1/c का मतलब होता है मोल पर डीएम क्यूब होता है, पर डीएम क्यूब होता है। ठीक है, तो मोल पर डीएम क्यूब, तो डीएम क्यूब कहां चले जाएगा, ऊपर, तो आपका आ जाएगा डीएम क्यूब पर मोल। तो इसको आप लिख सकते हो ऐसा, मोल इनवर्स एंड डीएम क्यूब पॉजिटिव, ये आपका आंसर होगा। यूनिट अगर लिखना होगा तो
ये आंसर होगा आपका, यूनिट इज पर मोल डीएम क्यूब, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अखिलेश देखो यहाँ पर 1/c तक पहुंच गया, तुम इतना सही हो गया, फिर तुमने यूनिट कैसे गलती कर दिया मैं बता रहा हूँ। देखो 1/c पहुंच गया बेटा, c की जो वैल्यू होती है ना, c की वैल्यू होती है वो मोल पर डीएम क्यूब होता है, मोल बाय डीएम क्यूब होता है। तो यहाँ पे रख दो 1 अपॉन मोल अपॉन डीएम क्यूब। देखो तो ये अपॉन वाला टर्म कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, डीएम क्यूब अपॉन मोल। और इसको अच्छे से लिखोगे तो कैसे लिखोगे, मोल पर मोल, एंड ये हो गया डीएम क्यूब, क्योंकि डीएम क्यूब तो पॉजिटिव है ना, ये आपका आंसर आएगा। ये आपका यूनिट है, दिस विल बी योर यूनिट। Okay, this will be your unit, and this is what the question have asked. So this is for question number 2 का D है, क्वेश्चन नंबर 2 का D का 1 मैंने कराया है। अब आपसे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 का D का 2 आप कर लेंगे, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क। आप कोशिश करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा D2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा E वाला क्वेश्चन करेंगे। तो ये वाला देखिए, ये वाला सारे हमने स्लाइड खत्म कर लिए, सारे क्वेश्चन खत्म कर लिए। ई वाला क्वेश्चन क्या है, मेंशन द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो कि आपके थियरी की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में। तो एप्लीकेशन क्या होता है, इसका वेरियस एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन आपको क्या करना है, लिखना है, क्या क्या एप्लीकेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो इससे आप रेट पता कर सकते हो, आप कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकते हो, ऐसे वेरियस एप्लीकेशन है, वो आपको 2-3 कोट करना है, ठीक है। तो वो चीजें आप थोड़े से इंपॉर्टेंटली आप उसको देख लीजिएगा टेक्स्ट बुक में से। फिर आपको स्लाइड नंबर, नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं, क्योंकि ई वाला भी हम लोग को करना है। यस, ई वाला हमने कर लिया, एफ वाला करते हैं। हाउ डज द चेंज ऑफ प्रेशर अफेक्ट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी तो मैंने बताया इतना सारा कि वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे अफेक्ट करता है। तो आप एग्जाम में क्या लिखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे द चेंज ऑफ प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द, क्या लिखोगे यहाँ पे, द चेंज ऑफ प्रेशर does not affects, what affects the equilibrium constant, does not affect the equilibrium constant, kc को नहीं अफेक्ट कर रहा है, इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो रहने वाला है, does not affect, it will generate a new equilibrium, सिर्फ इतना चीज है। तो आपको ये याद रखना है कि does not affect the equilibrium constant। फिर जे वाला पॉइंट है, डिफरेंशिएट इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। ये काफी इजी है, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन का डिफरेंशिएशन बताना है आपको। मिनिमम 2 पॉइंट लिखने हैं, 2 पॉइंट लिखने हैं। आप एक बार कोशिश कीजिएगा, ये भी एक होमवर्क के तौर पे मैं देता हूँ, काफी इजी है, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। राइट सुटेबल कंडीशन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर used during the manufacture of ammonia and Haber's process। तो मैंने याद रखिए, मैंने हेबर्स प्रोसेस में सुटेबल कंडीशन क्या बताई थी कि टेम्परेचर विल बी लोअर, टेम्परेचर लोअर रहेगा एंड द प्रेशर विल बी हायर। सो हमने ये कंडीशन रखी थी, इस कंडीशन पे हेबर्स प्रोसेस हो रहा था। तो आप लिख सकते हैं व्हेन द टेम्परेचर विल बी हाई लो एंड द प्रेशर इज हाई, एट दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन, योर आउटपुट विल बी मोर, योर आउटपुट विल बी मोर, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़े ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। अभी एल वाला क्वेश्चन देखिए, रिलेट द टर्म रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। रिलेट द टर्म रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो रिवर्सिबल रिएक्शन के टर्म को और डायनामिक इक्विलिब्रियम को रिलेट करना है। कैसे रिलेट करोगे, व्हेन A to B is forming, if it is at equilibrium, what will happen when the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, this will be equilibrium, this will be at equilibrium. But reversible reactions are the reaction where A to form B and B forms A, that's it. In case of reversible reaction they need not to be equal। reversible के केस में फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल नहीं होने चाहिए, नहीं होगा तो भी चलेगा। अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम में दे मस्ट बी इक्वल, दे मस्ट बी इक्वल, ठीक है। एम वाला क्वेश्चन देखते हैं, एम वाला क्वेश्चन, for the equilibrium barium sulfate is turning up into this ion, state the effect of these all effect। ये सारे आपको इफेक्ट बताने हैं, एक बार टेक्स्ट बुक में आप विजिट कीजिएगा, इन सब के इफेक्ट भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इतने सही थे क्वेश्चन, और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कल हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको प्रैक्टिस के लिए रहेगा,
क्वेश्चन नंबर 3 आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आज ये वाला नहीं, यहाँ पे स्लाइड सॉरी, या आज के सेशन के लिए इतना ही। कल जो हम लोग चालू करने वाले हैं, कल के जो सेशन में हम चालू करेंगे, वो रहेगा स्टेट ऑफ मैटर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हम क्या बात करेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है? ये चैप्टर में हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा, वो काफी इजी क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिएगा। एक सेल्फ स्टडी के तौर पे मैं उसको होमवर्क देता हूं, आप उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स या डिफिकल्टी रह जाती है, डेफिनेटली वी कैन डिस्कस ड्यूरिंग द क्लास। Okay, during the class we can discuss. Okay, so that is what about the lecture today. Thank you so much, Harsh. I'm really sorry beta you got late. आज का सेशन तो यहीं खत्म होता है क्योंकि टाइम भी अप हो चुका है, और दूसरी बात ये है कि हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है, ठीक है? तो कल फिर मुलाकात होगी। हर्ष, फिर कल मिलेंगे, कल आइएगा, कल नया चैप्टर हम लोग चालू कर रहे हैं, ठीक है? यस यस, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू। ये दिस देखिए, ये देखिए क्वेश्चन है, ये एक्सप्लेन करना बेटा। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, देखो मैं तुमको दिखा भी देता हूं कि ऐसा ना लगे कि हाँ ऐसा छोड़ रहा हूं मैं। देखिए, एक्सप्लेन द डायनामिक नेचर, ये चीज मैं सिखा दिया हूं। रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, ये सिखा दिया हूं। स्टेट द लीचेटलियर प्रिंसिपल विथ रेफरेंस टू दिस थिंग, चेंज टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन, ये सिखा दिया हूं। व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये सिखा दिया हूं। एंड व्हाट विल हैपन व्हेन यू ऐड द क्लोरीन टू द इक्विलिब्रियम, ये चीज सिखा दिया हूं। ये सारे चीजें मैं सिखाई हुई चीजें, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, होमवर्क में रखा है। ये होमवर्क के क्वेश्चन है, ठीक है? तो इन क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा है कि जो काफी इजी है। टू एल एक्सप्लेन लिटिल, रुक जा रुक जा रुक जा, एल वाला देखो, रिलेट द टर्म रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। बेटा अभी क्या है ये बताओ, पहले मुझे एक बताओ, फर्क बताओ, रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम में फर्क क्या है? पहली बात तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दिस कंडीशन हैज टू फॉलो। डायनामिक इक्विलिब्रियम में ये कंडीशन हमेशा फॉलो होनी चाहिए, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में इट इज नॉट मैंडेटरी, इट्स नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट मैंडेटरी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देन आल्सो द रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज अ रिवर्सिबल। ओके, तो ये मेजर फर्क है दोनों के बीच में। अनुज, क्लियर है ये? अनुज, क्लियर है? ओके, तो चलिए आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। आप सभी ने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड लिटरली कल फिर मुलाकात होगी हमारी, और कल हम लोग नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर। उन स्टूडेंट से मैं बोलता हूं कि जो नए स्टूडेंट हैं, अगर वो फिर बीच में उस टाइम पे आएंगे तो डेफिनेटली उनको बेनिफिट होगा कल से। ओके, हर्ष, आई विल सजेस्ट कि कल 6:30 6:30 को फिर से हमारी क्लास रहेगी, और हम एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है? अगर आप उस टाइम पे प्रेजेंट होते हैं तो बिल्कुल आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है? एवरी डे आवर क्लास इज एट 6:30। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन।